everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी विषय की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन 22 नवंबर 2026 को होना शेड्यूल्ड है. ओके, so as you all can see, this is class 4th of the MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर प्रज्ञान सीरीज. प्रज्ञान सीरीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. यदि आप पहली बार प्रोपीसीएस चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं, इस प्रज्ञान सीरीज के माध्यम से मैं एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी विषय का फ्री कंटेंट आपको क्लासेस के फॉर्म में प्रोवाइड कर रही हूँ एंड दिस इज क्लास 4 ऑफ द सेम सीरीज. ओके, इन क्लासेस की एक खास बात है कि क्लास 1 से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. क्लास 1 में हमने यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक था उसका पहले थ्योरी पढ़ा, फिर क्लास 2 में उसी पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए. क्लास 3 में हमने यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक किया और क्लास 4 में आज हम उसी टॉपिक एथिक्स इन फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस के एमसीक्यूज कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि पीवाईक्यू पर बेस्ड है एंड वी आर गोइंग टू मूव इन द सिमिलर मैनर फॉर द फ्यूचर वीडियोस एज वेल. यानी हम एक क्लास में पहले थ्योरेटिकली उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और उसके अगले क्लास में हम उसी पर बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं टू चेक कि हमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की हो गई या नहीं. ओके, ऑलराइट, एंड दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज जो कि यूट्यूब में प्रज्ञान सीरीज के अंडर प्रो पीसीएस चैनल में आपको देखने के लिए मिलेगी. आपको करना ये है, प्रो पीसीएस चैनल में आप साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहां पे आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में दिख जाएंगी. दिस इज क्लास 4. तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार प्रो पीसीएस चैनल के अंडर कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप क्लास 3 देखिए. जब आप क्लास 3 देख लेंगे उसके बाद ही प्लीज आप क्लास 4 वीडियो में आइए, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी देयर इज नो पॉइंट टू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको ऐसा लगता जरूर है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन द बेस्ट वे इज कि पहले आप थ्योरी अच्छे से समझिए, उसके बाद जो एमसीक्यूज है उस पर आइए, तो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है, आपसे जो क्वेश्चंस है वो कम गलत होते हैं. ओके, ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. एंड यस, वन मोर थिंग जो मैं अपने हर एक वीडियो में एड्रेस कर रही हूँ इस सीरीज के, बिकॉज वन डे स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी कि क्या ये सफिशिएंट होगा एग्जाम के लिए. सो सी, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. ओके, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप तक उचित कंटेंट पहुंचाने की. मेरा प्रयास है ऐसे अभ्यर्थियों की मदद करना जो एक ऑफलाइन बैच या एक बहुत महंगा बैच अफोर्ड नहीं कर सकते. आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी चीज गलत है, आपका एक बैच लेके पढ़ाई करना गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये सीरीज बनाई गई है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है. एज आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू ऑफर यू विद द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल रिलेटेड टू द टॉपिक. ओके, ऑलराइट, सो यस, चलिए अपने साथ एक नोटबुक ले लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं. और ये वीडियो लगभग 30 to 35 मिनट्स का रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना फीडबैक मुझे दिया है कि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कई बार, और कई बार लॉन्ग वीडियोज अगर होते हैं तो उनमें इंटरेस्ट भी वो लैक करने लगते हैं. ओके, ऑलराइट, सो यस, लेट्स प्रोसीड फर्दर. आपका जो भी फीडबैक होगा आप वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से देना मत भूलिए. इसके साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं एवं आप प्रज्ञान मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. जहाँ पे प्रोपीसीएस लिखा हुआ आपको लोगो दिख रहा है उसके जस्ट बाजू में ज्वाइन का ऑप्शन है. आप प्रज्ञान मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए जो कि सिर्फ 239 रुपीज यानी लगभग 240 रुपए की है. तो आप उसको ज्वाइन करके भी प्रोपीसीएस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि जो भी फ्यूचर अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहे. जैसे ये वीडियो सीरीज खत्म होगी हम कंप्लीटली एमसीक्यूज और रिविजन सीरीज में जाएंगे जो कि आपको प्रज्ञान बैच के अंडर पे मिलेगी. ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू टेक द टॉपिक एथिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ forensic biology and we are going to solve practice questions based on it. Okay, because in the previous class हमने इसकी थ्योरी को समझा था and this is under unit 1 fundamentals of forensic biology. This is class 4, right? चलिए, this is the first question. Which ethical principle in forensic biology requires a scientist to remain neutral and uninfluenced? I'm so sorry, I think the answer is marked over here. I'm so sorry. Yeah, so यहाँ तो आंसर ऑलरेडी मार्क था तो हम इसको सीधे ही डिस्कस कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, which ethical principle in forensic biology requires a scientist to remain neutral and uninfluenced by police or media pressure?
ठीक है। अब फॉरेंसिक बायोलॉजी में ऐसा कौन सा नैतिक सिद्धांत है जो वैज्ञानिक को पुलिस या मीडिया के दबाव से मुक्त एवं निष्पक्ष रहने की अपेक्षा करता है? ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट है, आपके पास एक बायोलॉजिकल एविडेंस आया है एक केस से संबंधित, ठीक है, और आपको उसका एनालिसिस करना है और उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट बनानी है। ओके, ऑलराइट। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको प्रेरित करेगा कि आप अपना काम न्यूट्रल और अनइन्फ्लुएंस रह के करिए, किसी के भी दबाव में मत कीजिए, चाहे वो पुलिस हो या मीडिया का प्रेशर हो? तो हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स ऑप्शन में दिख रहे थे हमको। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस। देखिए, हमें ऐसा लगता जरूर है कि ये एथिक्स वेथिक्स वाला जो टॉपिक है ये हमको बन जाएगा, हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन तो हम ऐसे ही तुक्का लगाकर सॉल्व कर देंगे। बट आप यहाँ पर देखिए कि यदि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे इसके ऑप्शंस में, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी है, वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता, वो ये कहता है कि एज फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट, ओके, आपको हमेशा अनबायस्ड रहना है, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक फाइंडिंग्स पर के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनानी है। आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है, अनबायस्ड रहना है, किसी भी दबाव में नहीं आना, और आपका जो भी आप रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी आप अपना ओपिनियन देते हैं, वो कंप्लीटली साइंटिफिक फाइंडिंग्स के बेसिस पर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। Okay, all right, so the correct answer will be objectivity and impartiality. Let's move to the next question. A forensic biologist intentionally hides inconclusive DNA findings to strengthen prosecution. Which ethical principle is violated? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक फोरेंसिक जीव विज्ञानी है, वो अभियोजन को मजबूत अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने के लिए अनिर्णायक डीएनए निष्कर्षों को छिपाता है। सो कौन सा ऐसा नैतिक सिद्धांत यहाँ पर उल्लंघित हो रहा है, वो आपको बताना है। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जो है उसका वायलेशन किया जा रहा है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है: ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग, ह्यूमन राइट्स, कॉम्पिटेंसी और चेन ऑफ कस्टडी। ओके, तो देखिए, जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं एज अ फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट और एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट, तो आपकी जो रिपोर्ट है ना, उसमें लिमिटेशंस भी आप लिखते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन है। क्योंकि अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें, तो 100% स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी साइंस में नहीं होती ना, 100% कुछ एरर्स हो सकते हैं, परमिसिबल एरर्स। बट कौन कौन से परमिसिबल एरर्स होते हैं वो भी आपको लिखना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहिए एज पर दी ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो भी आपकी फाइंडिंग है, अगर आपके पास इनसफिशिएंट मटेरियल है, यानी जो एविडेंस आपके पास आ रहा है वो इनसफिशिएंट नहीं है टू गिव एनी जजमेंट, ठीक है, या आप उस पर एक परफेक्ट रिपोर्ट बना पाए, इतना सफिशिएंट आपको जो सैंपल है वो नहीं दिया गया है, तो ये भी आपको अपनी रिपोर्टिंग में लिखना है। एंड दिस फॉल्स अंडर द ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग प्रिंसिपल, दैट इज आपको जो रिपोर्टिंग है वो हमेशा ईमानदारी से करनी चाहिए। ओके, क्या हमको ये समझ में आया? अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगी उसको एड्रेस करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the best example of maintaining confidentiality in forensic biology? निम्न में से कौन सा उदाहरण फोरेंसिक बायोलॉजी में गोपनीयता बनाए रखने का सर्वोत्तम उदाहरण है? Sharing DNA findings with the media, discussing victim details publicly, restricting DNA reports to authorized agencies only, और publishing case details online. इसमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल को दर्शाता है? ठीक है, तो डीएनए फाइंडिंग्स को मीडिया के साथ शेयर कर देना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, विक्टिम का डिटेल पब्लिक कर देना नहीं हो सकता, केस डिटेल ऑनलाइन पब्लिश कर देना नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्टिंग द डीएनए रिपोर्ट्स टू ऑथराइज्ड एजेंसीज ओनली। जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं सिर्फ उनको ही डीएनए रिपोर्ट्स देना, ये एक एग्जाम्पल है ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इन फॉरेंसिक बायोलॉजी। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ से ये चेन ऑफ कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं कई एग्जामों में, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले चेन ऑफ कस्टडी इन फॉरेंसिक बायोलॉजी प्राइमरीली इंश्योर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो चेन ऑफ कस्टडी का कंसेप्ट है वो क्या इंश्योर करता है, ठीक है। तो जो चेन ऑफ कस्टडी का कंसेप्ट है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि चेन ऑफ कस्टडी होता क्या है।
ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना, दैट व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट चेन ऑफ कस्टडी एक्चुअली वो डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर जितने लोगों तक आपका जो एविडेंस है वो जितने लोगों तक गया, जितने लोगों से होकर आया, वो उस सभी की जो जानकारी है उसको रखा जाता है चेन ऑफ कस्टडी में. ओके, तो चेन ऑफ कस्टडी क्या करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है. ओके, सबसे पहले चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट्स, आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एवरी ट्रांसफर एंड and handling of the evidence, handling of the evidence of the evidence. ओके, ऑलराइट. तो ये जो चेन ऑफ कस्टडी है इसमें होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन होता है. किस चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उन सभी व्यक्तियों का जिनके पास से जिन्होंने एविडेंस को हैंडल किया, ठीक है, और हर बार जितने बार भी एविडेंस जो है वो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, किसके पास हुआ, ये सारी चीजों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही चेन ऑफ कस्टडी कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि चेन ऑफ कस्टडी इन फॉरेंसिक बायोलॉजी क्या इंश्योर करती है, तो स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस की इंटीग्रिटी, पब्लिक अवेयरनेस या मीडिया ट्रांसपेरेंसी. तो यहाँ पे बहुत आसान सा आंसर आपके पास होगा, द एविडेंस इंटीग्रिटी, साक्ष्य की अखंडता को मेंटेन करने का काम करता है. ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी. क्या हमको ये समझ में आ गया? ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े with the next question. Which significance of forensic biology is most useful in mass disasters such as earthquakes और airplane crashes? भूकंप या विमान दुर्घटनाओं जैसी सामूहिक आपदाओं में फोरेंसिक बायोलॉजी का कौन सा महत्व सबसे अधिक उपयोगी होता है? देखिए, ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंस पर बेस्ड भी है क्योंकि हमने एथिक्स एंड सिग्निफिकेंस पढ़ा था. ठीक है, तो एथिक्स के क्वेश्चन तो स्लाइटली मॉडरेट आपको लगेंगे, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे ईजी हैं. लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो इजियर साइड पे होते हैं, जो सबसे बन जाते हैं, जिन्हें तैयारी नहीं भी की होती, राइट, तो वो ही सिग्निफिकेंस वाले पार्ट्स है. लेकिन इनमें भी कहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इनको भी प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो विच सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी इज मोस्ट यूजफुल इन मास डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक और एयरप्लेन क्रैशेस? तो वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन, क्राइम रिकंस्ट्रक्शन, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन और ब्लड ग्रुपिंग, इसमें से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है. ठीक है, तो देखिए, जब डिजास्टर से संबंधित बात है तो डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल है. कब यूजफुल है? मास डिजास्टर्स के केस में. ठीक है, जब भी मास डिजास्टर्स का केस है, यहाँ आपसे वही पूछा जा रहा है ना कि मास डिजास्टर्स के जो केस हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो या एयरप्लेन क्रैश हो, तो कौन सा सिग्निफिकेंस जो है फॉरेंसिक बायोलॉजी का वो सबसे ज्यादा यूजफुल है. तो जो डिजास्टर विक्टिम्स होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन डीएनए प्रोफाइलिंग. ओके, ऑलराइट, और बेस्ड ऑन दी बायोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड. तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन जो है वो मोस्ट यूजफुल मास डिजास्टर सिग्निफिकेंस है फॉरेंसिक बायोलॉजी का इन मास डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक और एयरप्लेन क्रैशेस. ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which forensic biological evidence is considered most powerful for individual identification? देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत पहचान यानी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन की अगर आप बात करें तो कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल एविडेंस या जैविक साक्ष्य है जिसे सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसमें गलती भी कर सकते हैं, ये बात मान लीजिए मेरी. ओके, सो हेयर कलर, ब्लड स्टेन पैटर्न, डीएनए प्रोफाइल और फुटप्रिंट, आपके पास 4 ऑप्शंस है और यहाँ पे सबसे इजी ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन है आपका डीएनए प्रोफाइल. ओके, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ होता है ना और एक नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है तो कई बार आपने पढ़ा नहीं होता तो आपके दिमाग को कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है क्या हेयर कलर हो सकता है, क्या ब्लड स्टेन का पैटर्न हो सकता है. ठीक है, तो जो फॉरेंसिक बायोलॉजिकल एविडेंस है जिसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, इट्स डीएनए प्रोफाइल. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे with the next question. A forensic biologist refuses to examine a case involving close family member. This reflects which ethical principle?
एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार से जुड़े केस की जांच करने से मना किया। ठीक है, ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल दर्शाता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपिटेंस, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट हैं आप, ठीक है, और आपने ऐसे केस में का हिस्सा होने से मना कर दिया जो कि आपके क्लोज फैमिली मेंबर से रिलेटेड था। तो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे इन्वॉल्व है? कॉन्फिडेंशियलिटी का, कॉम्पिटेंस का, दक्षता का, ठीक है, या गोपनीयता का, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने का, या अकाउंटेबिलिटी का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि यदि आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव, ब्लड रिलेशन, ठीक है, किसी केस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो उस केस का आप पार्ट नहीं होने चाहिए, और अगर आप पार्ट है भी तो फिर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए आप में, इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कब होता है? जब आपका कोई अपना इन्वॉल्व होता है ना, जब भी कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो आपका जो साइंटिफिक जजमेंट है वो उसको इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट ने मना क्यों किया भाई? क्योंकि उनके रिलेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना हो सके। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए प्रोफाइलिंग इज इंपॉर्टेंट इन फॉरेंसिक बायोलॉजी। दिस इज असर्शन, और इसका रीजन कहा गया है कि डीएनए प्रोफाइल्स आर जनरली यूनिक टू इंडिविजुअल्स। असर्शन कह रहे हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो फॉरेंसिक बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। तो रीजन बताया गया ऐसा इसीलिए क्योंकि डीएनए प्रोफाइल जो है वो जनरली इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स यूनिक होती हैं, अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिकल ट्विंस। अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं कर रहे हैं तो आपको यूनिकनेस देखने के लिए मिलेगी डीएनए प्रोफाइल्स में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है? ठीक है, अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, असर्शन का? अगर दोनों दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, या असर्शन गलत है रीजन सही है, या रीजन सही है असर्शन गलत है। ओके, सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर ट्रू। देखिए, डीएनए प्रोफाइल है वो फॉरेंसिक बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू ही है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ कहा गया है कि डीएनए प्रोफाइल जो है वो यूनिक होती है इंडिविजुअल्स के लिए, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग यूजफुल फॉरेंसिक बायोलॉजी में इसीलिए है क्योंकि डीएनए प्रोफाइल जो होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूनिक होते हैं, है ना, राइट? सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। है ना, कई बार गलती आपसे क्या हो जाती है कि आप जल्दबाजी में बोथ आर ट्रू देख लेते हैं बट ये वाला पार्ट नहीं देख पाते, और आपने अगर एक बार इसको करेक्ट कर दिया, ओएमआर फिल कर दिया आपने, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते फिर। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हर क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़िए, आंसर्स को 2 बार पढ़िए। आपको लगता जरूर है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन आप गलत आंसर्स से बच जाते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which significance of forensic biology helps prevent wrongful conviction? यहाँ पे शायद ये जो है डीएनए ये एक मिसप्रिंट है, ठीक है। सो विच सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी हेल्प प्रिवेंट रॉन्गफुल कन्विक्शन? फॉरेंसिक बायोलॉजी का कौन सा जो सिग्निफिकेंस है वो महत्व है जो कि गलत सजा को रोकने में सहायता करता है? तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक तो नहीं कर सकता, है ना। एक्सोनरेशन ऑफ इनोसेंट पर्सन, अच्छा इसको अगर आप समझना चाहें तो डीएनए एक्सोनरेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ये क्यों लिखा है डीएनए एक्सोनरेशन। क्योंकि देखिए आपके पास सैंपल आया डीएनए का, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि इनोसेंट था लेकिन उसको सस्पेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया और उसका डीएनए सैंपल भी आपके पास आया, ठीक है। अब उसका डीएनए सैंपल तो आया लेकिन आपने क्या बता दिया कि भाई इसके डीएनए सैंपल का जो जिसने क्राइम कमिट किया उसके सैंपल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहले तो उसको सस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था एक इनोसेंट व्यक्ति को, लेकिन आपके डीएनए एक्सोनरेशन की वजह से आपका जो रिपोर्टिंग है डीएनए का कि भाई ये डीएनए मैच नहीं करता उस पीड़ित जो जिसने क्राइम किया उसके डीएनए से, ओके, ऑलराइट, तो उसकी वजह से जो एक इनोसेंट पर्सन है वो बच सकता है, ऐसा ये जो ऑप्शन है ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि रॉन्गफुल कन्विक्शन से ब्लड ग्रुपिंग नहीं बचाएगा, सेरोलॉजी नहीं बचाएगा, ठीक है, लेकिन
अगर कोई डीएनए मैच है वो इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या, आपके पास जो डीएनए सैंपल आया है वो जिसने क्राइम कमिट किया है उसके सैंपल से मैच नहीं करता, तो एक व्यक्ति जिसको शायद दोषी करार दिया जा सकता था वो आपकी एक फाइंडिंग से बच जाएगा, एक इनोसेंट व्यक्ति, ठीक है। सो रॉन्गफुल कन्विक्शन से बच जाएगा, क्योंकि भाई उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा है ना, मतलब वो गलत नहीं है, वो इनोसेंट है। तो रॉन्गफुल कन्विक्शन से आपने उसको बचा लिया अपने एक सही रिपोर्टिंग के बेसिस पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल्योर टू प्रॉपरली प्रिजर्व ब्लड एविडेंस में प्राइमरीली इफेक्ट, रक्त साक्ष्य को उचित रूप से सुरक्षित ना रखने से मुख्यतः क्या प्रभावित होगा। ओके ऑलराइट, आपके पास एक सैंपल आया, ब्लड एविडेंस आया आपके पास, ठीक है, और आपने उसको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया, फेलियर टू प्रॉपरली प्रिजर्व ब्लड एविडेंस, ठीक है। रक्त साक्ष्य को उचित रूप से सुरक्षित ना रखने से मुख्यतः क्या प्रभावित होगा, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। लेकिन एक और प्रिंसिपल है जो आप हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज फॉरेंसिक साइंस का एक ऐसा चेंज है, ये क्लास 1 में हमने पढ़ा था, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि समय के साथ जो चीजें हैं उनमें चेंजेस आते हैं या बदलाव आते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था फलों का, आपके घर में आप फल लाते हैं, डे 1 पे वो जैसे होते हैं डे 5 में वैसे नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन होता है उसमें। सेम गोज फॉर बायोलॉजिकल एविडेंसेस, अगर आपने उनको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया तो अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज उनमें बदलाव आ जाएगा और हो सकता है कि आप सही निष्कर्ष तक पहुंच भी ना पाए सिर्फ एक लापरवाही से। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपने जो ब्लड एविडेंस है उसको प्रॉपर्ली आप प्रिजर्व नहीं कर पाए, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को इफेक्ट करेगा, या एविडेंस की इंटीग्रिटी को इफेक्ट करेगा, या पब्लिक ट्रस्ट को, या कोर्ट लैंग्वेज को। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी द इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस की अखंडता को, साक्ष्य की अखंडता को। साक्ष्य जो है वो वैसा नहीं रह जाएगा जैसे वो आप तक आया था, राइट, इसीलिए इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ethical principle is most directly related to protecting genetic information obtained from DNA profiling? ठीक है, कौन सा जो ऐसा प्रिंसिपल है वो आपको ये कहता है कि जो भी जानकारी आपको जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको डीएनए प्रोफाइलिंग के द्वारा मिली है, ठीक है, उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। डीएनए प्रोफाइलिंग से प्राप्त अनुवांशिक जानकारी की सुरक्षा किस नैतिक सिद्धांत से सर्वाधिक संबंधित है? अकाउंटेबिलिटी से, कि एज फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट आप अकाउंटेबल हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, कंपिटेंस दक्षता आपको दिखानी है अपनी, या आपको वस्तुनिष्ठता अपनी दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोई डीएनए है, ओके ऑलराइट, डीएनए प्रोफाइल है आपके पास, और उस डीएनए प्रोफाइल से आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी पता है। अब यदि आपने उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग हैंड्स में दे दिया तो उससे किसी एक व्यक्ति की जो लाइफ एसोसिएटेड है, उससे एसोसिएटेड लोगों की लाइफ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का रखता है, गोपनीयता। एक फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट के तौर पर आपको गोपनीयता बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। सो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉरेंसिक बायोलॉजी द प्रेजेंस ऑफ सीमन, सलाइवा एंड एपिथेलियल सेल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिगेटिंग। आपसे पूछा गया है कि जो बायोलॉजिकल आपके एविडेंसेस होते हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड्स हैं, सीमन, सलाइवा, या आपके पास एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, तो वो किसकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा काम आती हैं? क्या वाइल्ड लाइफ क्राइम की, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की, या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस की, या ट्रैफिक वायलेशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कौन से आपके इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट है, क्या सीमन, ओके, सलाइवा और एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, जो भी रेप केसेस होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहां पर जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पे रिपोर्टिंग की जाती है, तो सीमन टेस्ट किया जाता है, सलाइवा, एपिथेलियल टेस्ट सेल्स जो हैं इनको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके सो कौन से बायोलॉजिकल एविडेंस आपसे पूछे गए थे? सीमेन, सलाइवा और एपिथेलियल सेल्स, ये किस इन्वेस्टिगेशन में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A forensic biologist reports findings beyond scientific certainty in court. Which ethical principle is violated? एक forensic जीव विज्ञानी न्यायालय में वैज्ञानिक निश्चिंतता से अधिक दावा करता है,
जितना साइंटिफिक सर्टेनिटी उससे ज्यादा ही वो बोल जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है, से अधिक दावा करता है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत यहाँ पे उल्लंघित हो रहा है, ठीक है। तो आप फॉर इंस्टेंस आपके फीडबैक के लिए आपको कोर्ट रूम में बुलाया गया, क्योंकि आप एक वहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर जाएंगे, ठीक है, और आपके ओपिनियन के बेसिस पर जो कोर्ट है वहां वो अपना जजमेंट देंगे, ठीक है। लेकिन आप जितना साइंटिफिक सर्टेनिटी है उससे ज्यादा ही आपने बोल दिया, ठीक है, कुछ चीज जो नहीं भी है वो भी आपने बोल दी, ठीक है। तो ये किस एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? कोर्ट रूम इंटेग्रिटी, कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी या ह्यूमन डिग्निटी? तो ये कोर्ट रूम इंटीग्रिटी को आपके इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज आप कोर्ट रूम में ऐसा करें ना, सर्टेनिटी इन कोर्ट, आप कोर्ट में रहते हुए कर रहे हैं, तो ये आपकी न्यायालयीय सत्यनिष्ठा, कोर्ट रूम इंटीग्रिटी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपने कोर्ट रूम इंटीग्रिटी का वायलेशन किया इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is least likely to compromise biological evidences? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर जो आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैविक साक्ष्य हैं, वो सबसे कम प्रभावित करेंगे आपके जैविक साक्ष्यों को? क्योंकि देखिए आप हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस है वो समय के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप करेंगे तो उससे सबसे कम प्रभाव पड़ेगा आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस पे? सबसे पहले लीस्ट लाइकली टू कॉम्प्रोमाइज कह रहा है ना, सबसे कम संभावना। इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे ही गलती होती है जब हम क्वेश्चन के शब्दों को नहीं समझ पाते। कौन सा कारक बायोलॉजिकल एविडेंस को प्रभावित करने की सबसे कम संभावना, प्रभावित करेगा लेकिन सबसे कम प्रभावित करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर स्टोरेज, सैंपल का कंटेमिनेशन, प्रॉपर सीलिंग एंड लेबलिंग या मिस हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो अनुचित संरक्षण, नमूना जो है आपके पास सैंपल उसका संदूषण, या उचित सीलिंग एवं लेबलिंग, या परिवहन में गलत प्रबंधन। तो देखिए जब आप उचित सीलिंग और लेबलिंग करेंगे तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपका जो बायोलॉजिकल एविडेंस है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Which significance of forensic biology is most useful in inheritance and family disputes? ठीक है, तो विरासत एवं पारिवारिक विवादों में फोरेंसिक बायोलॉजी का कौन सा महत्व सबसे ज्यादा उपयोगी है? बहुत आसान सा है, क्योंकि हमको ऑप्शन में क्लियरली आंसर दिख रहा है ऑप्शन में, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि फैमिली डिस्प्यूट्स को कौन संभालता है, तो वाइल्ड लाइफ आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो सकता, क्राइम रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। पैटर्निटी और किनशिप, पितृत्व एवं संबंध संबंध परीक्षण जो है इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। कौन सा सिग्निफिकेंस फॉरेंसिक बायोलॉजी का सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? अगर आप इनहेरिटेंस एंड फैमिली डिस्प्यूट्स की बात करें, विरासत एवं पारिवारिक विवादों में, तो पैटर्निटी और किनशिप टेस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Forensic biology helps in exonerating innocent individuals. Biological evidence can establish factual innocence through DNA testing. Okay, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि अजर्शन कह रहा है कि जो फॉरेंसिक बायोलॉजी है वो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने क्राइम जो है उसको कमिट नहीं किया, उनको बचाने में फॉरेंसिक बायोलॉजी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओके, क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जो जैविक साक्ष्य होते हैं, वो फैक्चुअल इनोसेंट, फैक्ट्स के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि भाई सामने वाला निर्दोष है, ठीक है। क्योंकि डीएनए टेस्टिंग हुई, नहीं मैच किया आपका डीएनए, है ना, जिनने क्राइम कमिट किया है, जो वहां पे सबसे बड़ा सस्पेक्ट के तौर पे समझ में आ रहा है, वो जो डीएनए है उससे आपका जो डीएनए वो मैच नहीं कर रहा, या एक निर्दोष व्यक्ति का डीएनए उससे कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है। और यही एक फैक्चुअल बेस बन जाएगा जिसके बेसिस पर जो इनोसेंट व्यक्ति है, ठीक है, उनको सजा से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों बातें अपने आप में सही है, तो दोनों बातें अपने आप में सही तो है, बट क्या रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? तो हाँ, बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो फैक्चुअल इनोसेंस जो है उनको प्रूफ करते हैं डीएनए टेस्टिंग के थ्रू, और इसी की वजह से फॉरेंसिक बायोलॉजी इनोसेंट्स जो होते हैं उनको सजा से बचाने में मददगार है। इसलिए दोनों ही सही है, और असर्शन रीजन जो है वो असर्शन को एक सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एथिकल प्रिंसिपल डिमांड्स रेगुलर अपडेटिंग ऑफ साइंटिफिक स्किल्स एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स? कौन सा नैतिक सिद्धांत वैज्ञानिक कौशल एवं प्रयोगशाला तकनीकों के नियमित अद्यतन की मांग करता है? कौन सा ऐसा जो आपका सिद्धांत है वो कहता है कि नहीं, आपको अपनी जो आपकी जो भी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है, आपको जो टेक्निक्स है उनसे अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते
देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं हो सकता, कॉम्पिटेंस यानी दक्षता, इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस भी नहीं हो सकता, है ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई स्किल सीख रहे हैं ना, वो आपकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, आपके जवाबदेही को बढ़ाती नहीं है वो, ठीक है। आप किसी भी स्किल में कितने ज्यादा दक्ष हो रहे हैं वो आपकी दक्षता को बढ़ाता है, आपके कौशल का विकास करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा कॉम्पिटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच बायोलॉजिकल एविडेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग इन फॉर आई एम सॉरी आई एम सॉरी which biological evidence is most commonly used for DNA profiling in forensic investigations। यानी जब आप फोरेंसिक जांच करते हैं तो डीएनए प्रोफाइलिंग में सबसे अधिक प्रयुक्त जैविक साक्ष्य जो है वो कौन सा है, ओके। तो क्या प्लास्टिक फाइबर तो हो ही नहीं सकते, जैविक साक्ष्य की बात कर रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बताइए, क्वेश्चन है मेरा ये आपसे। इसके साथ साथ ब्लड, सलाइवा एंड हेयर रूट्स क्या हो सकते हैं, या फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। आपसे पूछा कौन सा बायोलॉजिकल एविडेंस सबसे ज्यादा यूज होता है अगर आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ब्लड, सलाइवा एंड हेयर रूट्स, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्लड, सलाइवा और जो हेयर रूट्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अ साइंटिस्ट इंटेंशनली alters DNA findings due to pressure from investigating officer। This is an example of एक जो फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट है उन्हें जांच अधिकारियों के दबाव में डीएनए से जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसको बदल दिया। तो ये किसका उदाहरण है, एथिकल प्रोफेशनलिज्म का, यानी उन्हें नैतिक व्यावसायिकता का परिचय दिया, या साइंटिफिक न्यूट्रलिटी का, वैज्ञानिक निष्पक्षता दिखाई, या एथिकल मिसकंडक्ट का, या कंपिटेंस का। तो क्या ये दक्षता शो कर रहे हैं अपनी कि भाई उन्होंने डीएनए की फाइंडिंग्स को ही बदल दिया, क्या ये दक्षता है, नहीं दक्षता तो नहीं है। क्या ये प्रोफेशनलिज्म है, नहीं प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। क्या ये वैज्ञानिक निष्पक्षता है, नहीं, अगर होती तो आप किसी के भी दबाव में आगे अपना ऑब्जेक्टिविटी और अनबायसनेस नहीं खोते, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिकल मिसकंडक्ट, यानी नैतिक दुराचार के अंडर आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, which significance of forensic biology helps investigators understand the sequence of events during a crime। अपराध के दौरान घटनाओं के क्रम को समझने में फोरेंसिक बायोलॉजी का कौन सा महत्व सहायक है, कौन सा सिग्निफिकेंस। तो पैटर्निटी टेस्टिंग नहीं हो सकता, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, फैमिली काउंसलिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्राइम रिकंस्ट्रक्शन रहेगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस से जुड़ा है और मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस से संबंधित क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, which ethical principle is violated when biological evidence is contaminated due to negligence। यानी लापरवाही के कारण यदि कोई जैविक साक्ष्य है वो दूषित हो जाता है तो कौन सा नैतिक सिद्धांत प्रभावित होता है, एविडेंस की इंटीग्रिटी, ह्यूमन डिग्निटी, इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बहुत इजी सा आंसर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो कंटेमिनेट हो रहा है, मतलब साक्ष्य की अखंडता नहीं रही, एविडेंस की इंटीग्रिटी नहीं रही, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। दैट एविडेंस इंटीग्रिटी इज वायलेटेड व्हेन बायोलॉजिकल एविडेंस इज कंटामिनेटेड। यानी अगर लापरवाही के कारण आप जैविक साक्ष्यों को दूषित हो जाते हैं, अगर जैविक साक्ष्य, तो ये साक्ष्य अखंडता को वायलेट करता है या प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन, which a forensic biologist fails to mention limitations of degraded DNA in a report। एक फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट हैं जो कि ये मेंशन नहीं कर पाते या उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं किया कि डिग्रेडेड डीएनए की वजह से उनकी जो रिसर्च है उसमें थोड़े लिमिटेशंस बने हैं। तो ये किस एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट करता है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, कॉम्पिटेंस, ह्यूमन राइट्स, या कॉन्फिडेंशियलिटी। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है। अगर एक फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट फेल कर जाता है, अगर उसने लिमिटेशंस ऑफ डिग्रेडेड डीएनए अपने रिपोर्ट में शामिल नहीं की, इसको मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जांपल से, कि उनके पास एक बायोलॉजिकल एविडेंस आया, उन्होंने रिपोर्ट बना दी, लेकिन रिपोर्ट में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि भाई क्योंकि जो डीएनए था वो डिग्रेडेड था और ये एक लिमिटेशन है,
तो डिग्रेडेड डीएनए को एक लिमिटेशन के तौर पर यदि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्थापित नहीं किया या मेंशन नहीं किया, तो ये किस एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट करता है, किस एथिकल प्रिंसिपल को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, यानी एक ईमानदार रिपोर्टिंग में आपको लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स को भी लिखना पड़ता है, क्योंकि वो भी हो रहा है ना आपके साथ। तो आई एम सो सॉरी, राइट। तो आपको जो आपके आपका जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी, आपका जो रिपोर्टिंग है उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स है उनको भी मेंशन करना पड़ता है। ओके, ऑलराइट। तो क्या ये हमको समझ में आया? चलिए, सो दैट वाज इट। इस सेशन में हमने इन सभी क्वेश्चंस को किया जो कि एथिक्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये स्लाइटली इजियर साइड पे हम सिलेबस के अभी चल रहे हैं, इसलिए शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत ईजी है, तो बन जाएगा, बट यहाँ फिर भी गलतियां हो जाती हैं। जो ईजी चीजें होती हैं हम कई बार उन पर फोकस नहीं करते, उनको प्रैक्टिस नहीं करते, और गलतियां हमसे वहां पर भी हो जाती हैं। ओके, सो हमको हर एक पार्ट को कवर करना है सिलेबस के, चाहे वो ईजी हो या डिफिकल्ट हो, ठीक है। और वही मैं पूरा प्रयास इस प्रज्ञान सीरीज के माध्यम से कर रही हूँ। तो आपका जो भी फीडबैक है प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से देने का प्रयास करें, ताकि मैं उसे एड्रेस कर सकूं, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है, कोई और भी आपको जो भी आपका फीडबैक है आप प्लीज मुझे बताइए। एवं आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जरूर जुड़ जाइए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं इस क्लास से संबंधित वो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, एंड आशा है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का कंटेंट मैं आप तक सुचारू रूप से पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।